हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे। जैसा कि आप जानते हैं हम इतिहास विषय पर चर्चा कर रहे हैं कक्षा 12वीं के, और जो आपका चैप्टर है, चैप्टर का नाम है 3। जो ये है इसका नाम है बंधुत्व। ये थोड़ा मैं भूल गया लिखना, थोड़ा सा लिख देता हूँ इसे। बंधुत्व, जाति और वर्ग। तो इस चैप्टर की हम चर्चा कर रहे थे। जैसे कि आप जानते हैं ये पार्ट 2 है जो मैं आपके सामने लाया हूँ। इससे पहले पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है, जिसने नहीं देखा है वो उसे देख लेना अच्छे से, ठीक है। तो आज देखते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा बात करते हैं है क्या आखिर, ठीक है। इसके सारे टॉपिक देखते हैं हम। तो इसको समझने से पहले सबसे पहले मैं पिछले क्लास का हल्का सा ओवरव्यू देना चाहूँगा 2 मिनट का। हमने पिछली क्लास में जो पढ़ा था, हमने पितृवंशिकता, पितृसत्तात्मक समाज, मातृसत्तात्मक समाज, इसके बारे में थोड़ी सी बात की थी। और जो था हमने वर्ण व्यवस्था के बारे में पढ़ा था कि वर्ण व्यवस्था क्या थी, किस पे आधारित थी वर्ण व्यवस्था, ये हमने देखा था उसमें, ठीक है। और हमने ये देखने की कोशिश किया था कि जो वर्ण व्यवस्था थी उसको किस आधार पर लागू किया गया था समाज में। तो ये हमने पढ़ने की कोशिश की थी। और आज देखते हैं थोड़ा जो चैप्टर 3 है, बंधुत्व, जाति, वर्ग। ये आपका चैप्टर है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बारे में। थोड़ा सा ये जो वर्ग है थोड़ा टेढ़ा हो गया है, इसको थोड़ा सीधा करता हूँ मैं, ठीक है। वर्ग, ठीक है। तो याद रखना बंधुत्व, जाति और वर्ग। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे दोबारा से, ठीक है। ये है स्त्रियों का। तो सबसे पहले मैं ओवरव्यू देना चाहूँगा आपको। जब भी आप कोई चैप्टर पढ़े तो सबसे पहले ओवरव्यू लिया करो उसका कि है क्या टॉपिक सारे। ये नहीं सीधा पढ़ना शुरू कर दो। सबसे पहले देखते हैं कि टॉपिक क्या है हमारे। तो सबसे पहले एक टॉपिक है, आप देख सकते हैं 1000 ईसा पूर्व में स्त्रियों के लिए गोत्र व्यवस्था के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। गोत्र व्यवस्था के बारे में समझेंगे कहाँ से है, इसका उद्भव हुआ और गोत्र के नियम वगैरह क्या थे, इसको थोड़ा देखेंगे। जैसे कि आप जानते हैं जो ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, जाति, बंधुत्व, वर्ग, जो भी इसका नाम है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें समाज के बारे में बताया जा रहा है कि समाज में जो जो आज आप देखने को मिलता है आपको, जैसे गोत्र व्यवस्था हो, वर्ण व्यवस्था हो, जाति व्यवस्था हो, ये आपको देखने को मिलती है। तो उसी का इसमें जिक्र होगा, उसी की इसमें चर्चा होगी। तो ध्यान रखना, ठीक है। जो आज कैसे हमारे समाज में प्रासंगिक बनी हुई हैं चीज़ें, जैसे जाति की व्यवस्था। आप जानते हैं जो भारत है वो जातियों के आधार पर बटा भी हुआ है देश है, ठीक है। तो ये जाति जो थी उस समय से, प्राचीन भारत से इनका कैसे उद्भव हुआ और तब से लगातार चल रही हैं। तो याद रखना, ठीक है। अब जो अगला टॉपिक था कुल शब्द को देखेंगे, क्या होता है, जाति क्या होता है, थोड़ा सा जानेंगे। सातवाहन वंश के बारे में पढ़ेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें। सातवाहनों के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, ठीक है, कि सातवाहन जो थे वो राजा कहाँ कहाँ पर थे, उनका समय अवधि क्या थी, इसको थोड़ा जानने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है। और इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से ब्राह्मणी नियम को नहीं माना गया, ठीक है। सातवाहन वंश ने कौन कौन से ब्राह्मणी नियमों को नहीं माना। जैसा कि आपको पता है जो वर्ण व्यवस्था थी वो ब्राह्मणों द्वारा निर्मित की गई थी। तो उसमें यह अपेक्षा की जाती थी कि हर व्यक्ति से कि अपना जो वर्ण के अनुसार कार्य करेगा। लेकिन सातवाहन ऐसे राजा हुए जिन्होंने कुछ ब्राह्मणी नियम को नहीं माना, उसको देखेंगे हम आगे। और सातवाहन राजाओं के कौन कौन से नाम थे वो देखेंगे, और कौन सा इनमें प्रसिद्ध व्यक्ति था वो भी देखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। उनके नामों में खास क्या है ये भी जानेंगे। और जाति की अवधारणा पर थोड़ा सी चर्चा करेंगे कि जाति की अवधारणा कैसे जन्मी, ठीक है। और जो अगला टॉपिक है वो देखें प्राचीन भारत में अछूतों की स्थिति क्या थी। अछूत माने अनटचेबल्स जो क्या कहा जाता है जिनको, और अस्पृश्य, एक ही शब्द चलता है इनके लिए। तो इस पर आज चर्चा करेंगे। ये था ओवरव्यू पूरा, ठीक है। फिर से मैं कह रहा हूँ जिन्होंने पहला लेक्चर नहीं देखा है वो पहला देख लेना, फिर उसके बाद ये वाला देखना। अगर ये वाला देखोगे तो समझ में आएगा नहीं, कुछ भी नहीं आएगा समझ में, ठीक है। तो ध्यान रखना। तो देख लेते हैं अब क्वेश्चन पे आते हैं अपने वापस। क्वेश्चन है या टॉपिक है, दोनों एक ही मान है, क्योंकि ये टॉपिक है बेसिकली गोत्र वाला, तो इसको मैंने क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया है। क्योंकि आपका जो एग्जाम होगा उसमें क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे आपसे, और जो ये क्वेश्चन है ये 1 नंबर का आ सकता है, ये 3 नंबर का भी आ सकता है। तो ध्यान रखना इस बारे में, ठीक है। तो देख लेते हैं थोड़ा सा। 1000 ईसा पूर्व में स्त्रियों के लिए जो गोत्र व्यवस्था थी वो क्या थी वो देख लेते हैं कब हुई। तो 1000 ईसा पूर्व में हमको देखने को मिलती है गोत्र व्यवस्था, जो आज समाज में भी है। शादी विवाह वगैरह में आप देख सकते हैं इसका बड़ा जोर रहता है, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बारे में। तो इसके 2 नियम थे। तो क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो बताना आपकी जो गोत्र व्यवस्था थी उसके 2 नियम थे, जिसमें यह कहा गया था कि जो गोत्र व्यवस्था होगी उसमें पिता के स्थान पर जो नाम होगा विवाह के बाद वो पति का गोत्र का अपनाया जाएगा। तो कहने का मतलब है जो सरनेम वगैरह जो आज हम देखते हैं वो चेंज हो जाता है व्यक्तियों का, ठीक है। तो ये इसमें कहा गया इस नियम में। और दूसरा नियम था एक ही गोत्र के आपस में विवाह नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो व्यवस्था है ये हमें देखने को मिलती है प्राचीन भारत में देखने को मिलती है, जो आज तक चली आ रही है, लगातार चल रही है, जिसमें कोई कमी नहीं आई है। शादी विवाह वगैरह में ये चीज़ें खुलकर सामने आती हैं आज भी समाज में, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बारे में। तो ये है व्यवस्था।
तो इसको देख लेना ये, और आपस में विवाह नहीं कर सकते। तो ये नियम थे दो, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि पिता के स्थान पर किसका गोत्र का, पति का गोत्र का नाम यूज किया जाएगा। तो ये वाला हो गया गोत्र व्यवस्था के बारे में, ठीक है। और अगला देखते हैं हम, कुल शब्द। जब आप अपना चैप्टर खोलेंगे तो दूसरा जो पेज होगा मेरे ख्याल में, उसमें कुल शब्द की चर्चा हुई है। तो याद रखना कुल शब्द की चर्चा किस संदर्भ में हुई है, किसके बारे में हुई है। तो जो कुल शब्द है उसकी चर्चा जो हुई है वो परिवार के संदर्भ में हुई है। किसके संदर्भ में हुई है, परिवार के संदर्भ में, ठीक है। कुल का मतलब परिवार से समझा गया है, कुल मतलब परिवार, ठीक है। और जाति का मतलब यहाँ पर क्या है, जाति का मतलब है बांधवों के एक बड़े समूह के लिए, ठीक है। जो बांधव हैं आपस में, बांधव माने कि जो भाई वगैरह हैं जो आपस के जो माने जाते हैं, ठीक है, जो बड़ा एक उनका एक समूह है, उनको इस शब्द से जोड़ा गया है आपकी किताब में। जब आप किताब पढ़ेंगे तो उसमें एक लाल बॉक्स आएगा, तो उसमें ये दोनों शब्द थे, कुल और जाति वाला, बांधवों के एक बड़े समूह को कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये हुआ कुल शब्द का मतलब। ये एक नंबर का आ सकता है, ज़्यादा इतना भी बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं है, पर हाँ ध्यान रखना है ऐसा कुछ है, कम से कम पढ़ा है थी, ठीक है। तो एक नंबर का पूछ लेगा तो बता देना। तो ये वाला हो गया इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर, जो है सातवाहन वंशों के बारे में, ठीक है। आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि सातवाहन वंश के बारे में बताइए कि सातवाहन वंश का शासन कहाँ पर था और सातवाहन जो वंश थे वो किस अवधि में थे। अवधि का मतलब होता है किस समय में इनका वंश पनप रहा था भारत में। तो देख लेते हैं इसको भी। जो सातवाहन वंश है वो देख सकते हैं पश्चिमी भारत और दक्कन के कुछ भागों पर था, ठीक है। और लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईस्वी तक ये इनका टाइम है। 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में इनका टाइम है। पश्चिम भारत में थे, महाराष्ट्र वाला जो इलाका है वहाँ पर थे इनकी पकड़ सातवाहनों की, और दक्कन वाला जो कर्नाटका है वहाँ पर बताया जा रहा है बेसिकली, ठीक है। तो ये सातवाहन वंश थे, तो याद रखना। और सातवाहन वंश की जो जानकारी मिलती है हमें अभिलेखों से मिलती है, ठीक है। अभिलेख पाए गए हैं भारत में, बेसिकली पश्चिमी भारत में और दक्कन में कुछ जो अभिलेख मिले हैं, उन अभिलेखों में हमें सातवाहनों की जानकारी मिलती है इनके वंश की, कि इनके वंश में कौन कौन से प्रतापी राजा हुए और ये कौन कौन से नियमों को मानते थे, कौन कौन से नहीं मानते थे। तो ध्यान रखना इस बारे में, ठीक है। तो ये सातवाहन वंश थे। आगे आप देखते हैं, इसी पे एक क्वेश्चन और बनता है। ये तो एक नंबर में आपसे पूछ लेगा, मैं बताता चल रहा हूँ साथ साथ कि कौन सा एक नंबर में बन सकता है। ये एक नंबर में क्वेश्चन बन सकता है आपके कि सातवाहन वंश बताइए कहाँ कहाँ पर थे भारत में। तो पश्चिम भारत और दक्कन के कुछ भागों में। दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा कि जो सातवाहन थे उनका समय अवधि बताइए। तो आपको समय अवधि लिखनी पड़ेगी उनकी कि लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईस्वी तक। आपको 4 ऑप्शन दे देगा एग्जाम में उल्टे सीधे, उसमें ये भी ऑप्शन होगा एक, तो आपको इसको पिक करना होगा। तो इसलिए ध्यान दीजिए, आप ढंग से पढ़ते रहिए, साथ साथ मैं बताता चलूँगा कि आपको कहाँ कहाँ पे ध्यान देना है और कौन कौन से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा। इसमें बोल रहा है कि कौन कौन से ब्राह्मणी नियमों को नहीं माना, ठीक है। किसने, सातवाहन वंशों ने। जैसे कि मैंने आपको बताया था जो वर्ण व्यवस्था थी, पिछले जो मैंने वीडियो अपलोड किया उसमें वर्ण व्यवस्था समझाई थी अच्छे से, कौन कौन से वर्ण थे, उनकी पदानुक्रम क्या था, ठीक है, उनके कार्य क्या थे, वो सब मैंने आपको बताया। उसमें मैंने ये भी बताया था कि ब्राह्मणों द्वारा एक आचार संहिता तैयार की गई थी समाज के लिए, जिसमें यह अपेक्षा की जाती थी समाज के हर व्यक्ति से कि वो क्या करेंगे, वो क्या है, उन नियमों को मानेंगे, जो वर्ण व्यवस्था में जो नियम है उसको मानेंगे। लेकिन जो सातवाहन वंश थे इन्होंने ब्राह्मणी नियमों को नहीं माना। ये एग्जाम में आ सकता है 3 नंबर का क्वेश्चन कि ऐसे कौन से राजा थे जिन्होंने ब्राह्मणी नियम को नहीं माना, और वो कौन से नियम थे जिनकी उन्होंने परवाह नहीं करी, जिनको नहीं माना, उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उस पर। तो देख लेते हैं। तो निम्नलिखित नियम थे जिसको सातवाहन वंश ने नहीं माना। तो पहला था कि बहुपत्नी प्रथा में विश्वास करते थे ये, ठीक है। इसका मतलब है कि एक से ज़्यादा राजा जो है, एक से ज़्यादा उनकी पत्नियाँ थीं, तो इसमें वो विश्वास करते थे, ठीक है। और दूसरा, जो सातवाहन वंश के राजा थे वो अंतर्विवाह पद्धति को मानते थे। अंतर्विवाह पद्धति मतलब होता है कि एक ही गोत्र में विवाह करने को वो समझते थे कि सही है ये। कौन, सातवाहन वंश के राजा, ठीक है। तो ध्यान रखना। और जबकि जो ब्राह्मणी नियम था वो क्या था, वो था बहिर्विवाह पद्धति को मानते थे। उसमें ब्राह्मणी जो नियम था उसमें कहा जाता था कि बहिर्विवाह पद्धति को माना जाएगा, ठीक है, इसी के तहत सब आचरण करेंगे। लेकिन इन्होंने क्या करा, इन्होंने अंतर्विवाह पद्धति को अपना लिया। किन्होंने, सातवाहन वंश के राजाओं ने। तो याद रखना इस बारे में, ठीक है। और तीसरा, रानियों ने, जो सातवाहन वंश की राजा की जो रानियां थीं, उन्होंने पिता के गोत्र के स्थान पर पति के गोत्र के स्थान को चुना। कहने का मतलब है, जैसे जो नियम चला आ रहा था कि विवाह के पश्चात जो पिता का जो गोत्र है वो छोड़ना होगा और पति का जो गोत्र है वो उसे अपनाना होगा, लेकिन सातवाहन वंश की जो रानी वगैरह थी उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो ये ध्यान रखना, ठीक है, उन्होंने उल्टा किया। अब तीसरा जो पॉइंट है वो है कि बहिर्विवाह पद्धति को नहीं माना। ये तो मैंने बता ही दिया, क्योंकि ये ब्राह्मणी नियमों में कहा गया था, इसको मानना चाहिए। और जो चौथा है
वो है सातवाहन राजाओं के नाम। ठीक है, ऐसे कौन से सातवाहन राजा थे जिनके नाम हम यूज कर सकते हैं इस आंसर में। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो सातवाहन राजाओं में एक व्यक्ति का नाम आता है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, उनका नाम याद रखना, राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। कौन है? राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी का नाम याद रखना। ठीक है, सातवाहन वंश का कौन था? ये राजा था। ठीक है, गौतमी का मतलब है ये इसने अपनी माँ का नाम आगे लगाया है, माँ के गोत्र का नाम आगे लगाया है, जैसे गौतमी, तो गौतमी पुत्र का मतलब है गौतमी का पुत्र। तो ये अपनी माता जी का नाम अपने नाम के आगे लगाकर उन्हें सम्मान करते थे। ठीक है, तो याद रखना। तो सातवाहन वंश के राजाओं के बारे में ये बहुत ही विख्यात था। जैसे इसका नाम था श्री सातकर्णी, तो इसने अपनी जो है माता का नाम आगे लगा दिया, गौतमी। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बारे में। जैसे आज का जो चलन है, जो पिता का जो नाम है वो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो लेकिन इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपनी माता का नाम प्रयोग किया। तो ये सातवाहन राजाओं की कुछ खासियत है, ये इनके में पाई गई। ठीक है, और इसी आधार पर कुछ इतिहासकारों ने यह भी कहा कि हो सकता है कि जो सातवाहन वंश जो चल रहा था ये शायद मात्र सत्तात्मक स्वरूप हो, इसका मात्र सत्तात्मक हो इसका स्वरूप। मात्र सत्तात्मक का क्या मतलब होता है? मात्र सत्तात्मक का मतलब ऐसी सत्ता जहाँ पर स्त्रियों की चलती हो। चलती का मतलब है कि वो की डिसीजन लेती हैं। ठीक है, जो अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसमें है? वो स्त्रियों के पास है। तो ऐसा भी कहा कुछ इतिहासकारों ने, क्योंकि इन्होंने अपने नाम के आगे माँ का नाम लगा के, तो यही लगा कि इनका जो समाज है मात्र सत्तात्मक है। लेकिन कुछ इतिहासकारों ने यह भी कहा है कि भले ही इन्होंने अपनी माता का नाम आगे लगाया है, लेकिन जो राजा बन रहे हैं वो कौन बन रहे हैं? वो सारे पुरुष ही तो बन रहे हैं राजा। तो इस आधार पर हम कैसे कह सकते हैं कि मात्र सत्तात्मक समाज है? अगर मात्र सत्तात्मक समाज होता तो राजा है फिर कोई स्त्री भी बनती, तो नई पुरुष ही बन रहा है। तो इसलिए इस पर थोड़ा सा एक प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है कि सातवाहन वंश का जो था वो मात्र सत्तात्मक था या पितृसत्तात्मक था, जो कि भारत का समाज रहा है हमेशा से पितृसत्तात्मक आज भी। ठीक है, तो याद रखना इस बारे में। तो ये ब्राह्मणी नियम थे जो नहीं माने गए, जो 3 थे इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। और सातवाहन राजाओं के नाम, इसको नाम याद रख लेना, राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। ठीक है, तो ये सातवाहन राजा का नाम है, एग्जाम में आ सकता है, इसका नाम दे देगा और पूछेगा ये किस वंश का राजा है? सातवाहनों का, शकों का, कुषाणों का, मौर्यों का, किसका राजा है बताओ? तो इसलिए फेमस नाम है, तो ध्यान रखना, राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। तो ये हो गए कुछ टॉपिक। अब आते हैं अगले टॉपिक पर, जाति भी की अवधारणा कैसे जन्मी, जो जाति है वो कैसे समाज में आई। ठीक है, तो ये चैप्टर आपको इस पर फोकस करेगा, क्योंकि जो चैप्टर है ये किसके बारे में बात कर रहा है? ये जो चैप्टर है, चैप्टर 3, ये समाज के बारे में बता रहा है, उस समय के किसके? समाज के बारे में। कौन सा समाज? 600 से 600, यानी कि 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का जो समाज है उसके बारे में चर्चा कर रहा है। तो इसलिए हमें इस समय के जो समाज का जो ताना बाना है, जो समाज का जो ढांचा है, उसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। कौन कौन से वर्ण है, कौन कौन सी जातियाँ हैं, गोत्र व्यवस्था, जो भी आज विवाह में हम देखते हैं, विवाह के प्रकार वगैरह सब पे फोकस किया जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बारे में। जाति की अवधारणा कैसे जन्मी देख लेते हैं। ठीक है, तो जाति की अवधारणा निम्नलिखित रूप से जन्मी। ये क्वेश्चन आ सकता है 3 नंबर का, आपसे पूछ लेगा जाति की अवधारणा कैसे जन्मी, और इसी में जोड़ देगा ये वर्ण व्यवस्था से कैसे अलग है। जाति और वर्ण में फर्क करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आपको उत्तर लिखना पड़ेगा कि जाति की जो अवधारणा निम्नलिखित रूप में जन्मी। ठीक है, और ये वर्ण से कुछ इस प्रकार भिन्न है। पहली लाइन ये हो गई। फिर पहला पॉइंट आप यहां से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, कि जाति भी जन्म पर आधारित थी। जैसे आपको मैंने बताया जो वर्ण था, जो वर्ण व्यवस्था थी, वो क्या थी? वो भी जन्म पर आधारित हो गई थी। जब उत्तर वैदिक काल का जब समय आया, जो मैंने कल आपको जो पिछली क्लास में जो पढ़ाया था, मैंने उसमें पूरी आपको एक लिस्ट दी थी ग्रंथों की, जिसमें मैंने लिखा था 1500 जो ईसा पूर्व का टाइम था वो वैदिक काल का था। फिर लेटर वैदिक पीरियड का समय आया, उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ था कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म पर आधारित हो गई थी। ठीक है, बाद में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित हो गई थी? जन्म पर आधारित हो गई थी। ठीक है, जो जिस वर्ण में जो पैदा होगा वो उसी के हिसाब से कार्य करेगा। तो ये बात थी। तो जाति पर भी यही लागू होता है, जाति भी जन्म पर आधारित थी। वर्ण कितने थे? वर्ण 4 थे। ठीक है, लेकिन जो जातियां हैं वो निश्चित नहीं है। ठीक है, वर्ण तो 4 ही हैं, जैसे मैंने बताया था। याद आ रहा है आपको कौन कौन से वर्ण मैंने बताए थे? जो 4 है उसे भूलना नहीं है, अगर भूल जाओगे तो एग्जाम में आपका पूछा जाएगा क्वेश्चन, ये तो नंबरों का आपको नुकसान हो सकता है एग्जाम में। ठीक है, 4 वर्ण मैंने बताए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वगैरह। तो याद रखना 4 वर्ण थे, जातियां निश्चित नहीं थी। ठीक है, जातियां संख्या हैं, वर्ण 4 ही है लेकिन। और नए समुदायों का सामना, जैसे स्वर्णकार, जो चारों वर्णों से समाहित नहीं है। ऐसे भी नए नए कुछ समुदाय निकल कर आए सामने, प्राचीन भारत उसी समय में स्वर्णकार आए। तो इन स्वर्णकार जो समुदाय था, इसको जो था किसी वर्ण में रखना संभव नहीं हो पा रहा था, तो इसको अलग से रख दिया गया। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बारे में।
और एक और जातियों वाला है ये, एक ही जीविका से जुड़ी थी, श्रेणी में संगठित कर देना। जो जातियाँ थी भिन्न भिन्न प्रकार की, उनकी वो अपनी जीविका भी चलाती थी, ठीक है। जीविका का मतलब है कुछ काम तो करेंगे ही जीवन यापन करने के लिए, तो उन्हें क्या करते थे, एक श्रेणी में संगठित कर देते थे कि अगर स्वर्णकार हैं पूरे, तो उनकी पूरी एक श्रेणी बना दी, एक कैटेगरी बना दी कि पूरे स्वर्णकार हो गए, ये इस जाति के, तो ध्यान रखना इस बारे में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था। तो ये 4 पॉइंट थे, इसको आप ध्यान रखना। जाति जन्म पर आधारित थी वर्ण व्यवस्था की तरह, वर्ण 4 है, जातियाँ अनिश्चित है, अनिश्चित सॉरी निश्चित नहीं है मतलब, ठीक है, असंख्य हैं। और नए समुदाय से सामना होना, जैसे स्वर्णकार आ गए तो चारों वर्णों से इन्हें समाहित नहीं किया गया, तो इनको अलग जाति में रख दिया गया। और जातियां जो है एक ही जीविका से जुड़ी, श्रेणी में संगठित कर देना। जो जातियां एक ही जीविका चलाती थी, जो एक ही काम करते थे जीवन यापन के लिए, तो उन्हें एक कैटेगरी में, श्रेणी में रख दिया गया, उन्हें संगठित कर दिया गया, एक साथ उन्हें ला दिया गया। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट। हो सकता है मैं यहाँ से जब पढ़ा रहा हूँ तो हो सकता है फ्रेम से बाहर थोड़ा निकल जा रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, आप बस फोकस करना जो मैं मेरी आवाज़ है उस पर, और जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ, उस पर फोकस करना, ठीक है। तो प्राचीन भारत में अछूतों की स्थिति पे अब एक टॉपिक आपसे एक पूछ सकता है। आपकी जो किताब है उसमें एक टॉपिक ये है कि जो अस्पृश्य थे, जो अछूत थे, उनकी स्थिति क्या थी समाज में, ठीक है, उनके बारे में किसने क्या कहा है, ठीक है, क्या उनकी स्थिति अच्छी थी या अच्छी नहीं थी, कैसी थी, उसके बारे में बताइए। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है आपके बारे में, आप पे अच्छे से पढ़ लेना इसको, ठीक है। अस्पृश्य भी कहा गया उन लोगों को, ठीक है, जो अछूत है उन्हें अस्पृश्य भी कहा गया। अस्पृश्य माने होता है जिसे छुआ ना जाए। उस समय ऐसे नियम थे कि अगर कोई व्यक्ति ये है अछूत है या अस्पृश्य है तो उसे छुओ मत, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो आज हमारा संविधान है वो इन सबको खत्म करने की बात करता है, ठीक है, वो इसको नहीं मानता। जो अनुच्छेद 17 है वो छुआछूत अस्पृश्यता का अंत करता है, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो लेकिन प्राचीन भारत में मैंने बताया कोई संविधान नाम की चीज़ नहीं थी। वहाँ पे जो है ग्रंथों के आधार पर जो है समाज क्या कर रहा है, आचरण कर रहा है, जो उसमें नियम है या नए नियम बना दिए जा रहे हैं, तो उसके हिसाब से देख सकते हैं आप इसे, ठीक है। ये आपकी किताब से ही लिया गया है पूरा, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो जब भी ये क्वेश्चन आए तो आपको कैसे लिखना है, तो आपको लिखना है कि प्राचीन भारत में अछूतों की स्थिति निम्नलिखित थी, ठीक है। तो कैसे थी, पहला पॉइंट लिख दो सीधा, या फिर इसे पैराग्राफ में लिख देना या पॉइंट्स में लिख देना, ठीक है। तो अस्पृश्य जिन्हें पवित्र कर्म नहीं करने दिए जाते थे, जैसे अनुष्ठान, जैसे मैंने बताया उस समय का नियम था कि जो अछूत है, जो अस्पृश्य है, उसे पवित्र कर्म नहीं करने देंगे। पवित्र कर्म क्या होता है, जैसे अनुष्ठान करना, यज्ञ करना, ठीक है, कोई पूजा पाठ वगैरह कर रहा है तो उसे बिल्कुल नहीं करने दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं वो यहाँ पर आ सकता। दूसरा, दूषित कार्य करवाना उससे, जैसे अंत्येष्टि करवाना। अंत्येष्टि माने होता है जब व्यक्ति का जब देहांत होता है, जब व्यक्ति का निधन होता है, तो उसका जब अंतिम जो संस्कार वगैरह किया जाता है उसको कहते हैं यहाँ पर अंत्येष्टि। तो ध्यान रखना, तो अंत्येष्टि का जो कार्य था वो भी कौन करते थे, वो भी अछूतों को दिया गया कि आप ही करोगे ये सब काम, ठीक है। और मृत पशुओं को उठाना जैसे कार्य करवाना, ठीक है, चांडाल वगैरह कहा गया। चांडाल भी थी एक, तो इन्हें भी किस में रखा गया, इन्हें भी अस्पृश्य में रखा गया। अस्पृश्य माने होता है वही अछूत जो मैंने बताया, ठीक है। तो इन्हीं को ये जिम्मा सौंपा गया, ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि जो मृत पशु मर जाए वगैरह, कोई भी है ना जानवर कोई मरता है, पक्षी मरता है, तो उसकी क्या करोगे, उसकी जो बॉडी उठाओगे और उसको जाके क्या करोगे, उसको ठिकाने लगाओगे, ठीक है। तो इनको ये दिया गया कार्य और ये इनको करना ही होगा। कोई ये वो नहीं है कि आपकी इच्छा पे निर्भर नहीं कर रहा है, यहाँ पर वॉलंटियर नहीं है कि मन कर रहा है तो कर लेंगे, नहीं करेगा तो नहीं कर रहे, करना ही होगा। नहीं करोगे तो उसके दंड भुगतने पड़ेंगे, इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, सजा मिलेगी आपको, ठीक है। तो याद रखना, क्योंकि उस समय का समाज है ये, प्राचीन भारत का, आज का नहीं है, ठीक है। आज तो संविधान वगैरह है हम पे, तो उसकी हम बात कर, वो अलग चीज़ है बिल्कुल, उससे कंफ्यूज मत होना। आज से पहले के समाज में आपको, जब आप चैप्टर पढ़ें तो पहले के समय में आपको जाना पड़ेगा, तो उस हिसाब से सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो आज से कंफ्यूज मत कर जाना बार बार, ठीक है। तो आज कोई वैसी वो नहीं है, सबकी अपनी इच्छा है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है यहाँ पे मनुस्मृति। जैसे मैंने बताया था कि जो मनुस्मृति है, जो हिंदुओं का जो ग्रंथ है, इसमें भी लिखा गया है अछूतों के बारे में, चांडालों के बारे में, ठीक है। और इसका समय अवधि याद रखना, 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक इसकी समय अवधि थी। अब देख लेते हैं मनुस्मृति क्या कहती है कि जो चांडाल थे उन्हें नगर से बाहर रहना पड़ता था, नगर में नहीं रह सकते, ठीक है। फेंके हुए बर्तनों का प्रयोग करते थे। कैसे प्रयोग कर रहे हैं बर्तनों का, फेंके हुए, जो समाज के लोग फेंक दे रहे हैं बर्तन, उसका प्रयोग करने को कहा जा रहा है इन्हें। और दूसरा, मरे हुए लोगों के वस्त्र पहनते थे ये, ठीक है। और लोहे के आभूषण, आभूषण देखो किसके, सोना चांदी के तो सुने होंगे आपने, ये किसके पहनाए जा रहे हैं इन्हें, लोहे के। तो ये इनका पूरा मनुस्मृति बताती है, ठीक है, इसका पूरा जिक्र करती है अच्छे से, तो ध्यान रखना इसमें, ठीक है। कभी कभी इसलिए आलोचना भी हो जाती है मनुस्मृति की
कि मनुस्मृति जो है स्त्रियों के लिए, और जो अछूत हैं, अस्पृश्य हैं, जो चंडाल हैं, ठीक है, उनके बारे में क्या करती है, उनके बारे में थोड़ा सा गलत चित्रण प्रस्तुत करती है। तो आलोचना भी हो जाती है कभी कभी, इसकी भी आलोचना की जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, क्योंकि ये चीज़ें स्वीकार्य नहीं है ना आज की डेट में। मानवीय गरिमा का सवाल आ जाता है, ठीक है। व्यक्ति सिर्फ जिए ना जीवन, व्यक्ति क्या करे, गरिमापूर्ण जीवन जिए, डिग्निटी वाली लाइफ जिए। हर व्यक्ति का गरिमापूर्ण जीवन पर क्या है, अपना अधिकार है, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो ये चीज़ें स्वीकार नहीं हो सकती आज की डेट में। अगला पॉइंट, बौद्ध भिक्षु फाहियान आया था एक, इसके बारे में थोड़ा जान लो, ठीक है। बौद्ध भिक्षु था एक फाहियान, ठीक है, इसलिए माना जाता है, हाँ, ये फाहियान आया था, बौद्ध भिक्षु था, और इसने अछूतों को बारे में बताया कि उन्हें करताल बजाना पड़ते थे। करताल माने, ये उस समय आया था जब ये चल रही थी व्यवस्था, तो फाहियान आया था, ठीक है। ये चीन से आए थे सारे, बौद्ध भिक्षु था ये भी। तो इसने बताया, जो इसने समाज को देखा उस समय के, और इसने बताया जो अछूत जब चलते थे नगरों में तो उन्हें करताल बजाने पड़ते थे। करताल माने होता है कुछ बड़ा सा, कोई आवाज़ करने वाला बर्तन वगैरह टाइप, ठीक है, कुछ जिससे आवाज़ हो, ध्वनि निकले एकदम, तो करताल बजाने पड़ते थे, जिससे अपने आने की सूचना समाज को दे दे। क्योंकि ऐसा माना जाता था कि इनको देखना भी गलत है, ऐसे ऐसे नियम थे कि इनको देख लोगे तो अपवित्र हो जाएंगे, ठीक है, हम दूषित हो जाएंगे। तो इस तरह की बात करी जा रही है यहाँ पर, ठीक है। बौद्ध भिक्षु था फाहियान, तो याद रखना, फाहियान ने बताया कि इनकी स्थितियों के बारे में। और एक और बौद्ध भिक्षु आया था, चीनी तीर्थयात्री आया था, सुएनसांग, ठीक है। पहले फाहियान आया था, इनका नाम याद रखना, एग्जाम में आ सकता है ये, कि पूछ लेगा कि किसने बताया अछूतों को करताल बजाने पड़ते थे समाज में, और ये किसकी बात है, ये है बौद्ध भिक्षु फाहियान की, ठीक है। एग्जाम में आ सकता है, 4 ऑप्शन दे देगा उल्टे सीधे, तो आपको फाहियान पिक करना होगा। और एक और पूछ लेगा कि फाहियान के बाद कौन आया, तो सुएनसांग आया, ठीक है। तो याद रखना, चीनी तीर्थयात्री था, ठीक है। ये 5वीं सदी में आया था शायद, देख लेना, इसका टाइम शायद मेरे दिमाग से निकल रहा है, किताब में भी शायद टाइम नहीं दिया इसका पूरा। 5वीं सदी में आया था शायद, ये 5वीं ईसा पूर्व में, ठीक है। देख लेना आप एक बार, इससे चेक कर लेना, ठीक है। हो सकता है शायद कुछ मैं शायद गलत कर रहा हूँ उसमें, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये इसी में आया था, फाहियान 5वीं ईसा पूर्व में आया था। और जो सुएनसांग आया था, 7वीं ईसा पूर्व में आया था, 7 ईसा पूर्व में, ठीक है, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, ईसवी में, ठीक है। ऐसे लिख लें आप, 7वीं शताब्दी लिख लें इसे बस, ठीक है। 7वीं शताब्दी में आया था सुएनसांग, और फाहियान आया था 5वीं शताब्दी में, 5वीं शताब्दी में, ठीक है। इसे आप एक बार किताब से जरूर मिलाना, ठीक है, जो ये फैक्ट लिखा है मैंने। हो सकता है शायद ये समय अवधि में शायद गलत लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो लिख लेना, ठीक है आप। और जब सुएनसांग आया था, यहाँ पर हर्षवर्धन का शासन था, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, जानकारी आपकी किताब में नहीं है। जो हर्ष थे कन्नौज के राजा, उनका शासन था उत्तर भारत में, तो उसी समय में आया था सुएनसांग। और ये सब क्यों आ रहे हैं, फाहियान, सुएनसांग भारत, तो नालंदा विश्वविद्यालय को आपने सुना होगा। नालंदा विश्वविद्यालय जो था बहुत विख्यात था, उसमें सब अध्ययन करने के लिए आते थे, और जो बौद्ध ग्रंथ थे, क्योंकि भारत एक क्या बन गया था, एपिसेंटर कह सकते हैं, एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया था, एक आकर्षण का केंद्र बन गया था, किसके लिए, बौद्ध धर्म के लिए बन गया था। तो इसलिए बौद्ध धर्म से जुड़े हुए ग्रंथों को इकट्ठा करने के लिए सब आ रहे हैं, फाहियान, सुएनसांग, और नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आ रहे हैं लोग। तो आप जान सकते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय की ख्याति क्या रही होगी उस समय, ठीक है। सब उसमें बाहर से लोग पढ़ने आ रहे हैं, जो बिहार में है नालंदा, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आज तो उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन एक समय में वो अपनी क्या थी, एक उसकी ग्लोरी रही थी, उसका एक स्वर्णिम इतिहास है अपना, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बारे में। तो ये हो गया। तो सुएनसांग ने क्या कहा था, सुएनसांग ने कहा था जो चांडाल थे वो बाधिक और सफाई करने वाले नगर से बाहर रहते थे। चांडाल तो बाहर रहते ही थे नगर से, और साथ में वो कह रहा बाधिक हो गए, जो जिनको सुनाई नहीं देता है, और जो सफाई करने वाले हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, उन्हें भी नगर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। नगर में प्रवेश करेंगे वो एक ही सूरत में, किस समय, नगर में जब प्रवेश करेंगे तो साफ सफाई का काम करेंगे, और सफाई करके वो नगर में रह नहीं सकते, रुक नहीं सकते, ठीक है, वो निकल लेंगे फिर आगे चलकर। तो ये इंपॉर्टेंट था। तो याद रखना, प्राचीन भारत में अछूतों की स्थिति पे पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, अच्छे से इसे कर लेना, ठीक है। तो याद रखना। और अछूतों को ये अस्पृश्य कहा गया, और जो चांडाल थे वो इसी कैटेगरी में थे, अस्पृश्य की कैटेगरी में थे, ध्यान रखना इस बारे में, ठीक है। और इस पर एक और चीज़ है, जब मैं पढ़ाई करता था ऑफलाइन, जब ये वाला जब प्रकरण आया था, ये वाला जब टॉपिक आता है, तो उस समय मैंने उन्हें समझाने के लिए एक अच्छी मूवी का एग्जाम्पल दिया था। आपने लगान मूवी देखी होगी, कौन सी मूवी, लगान, ठीक है। तो लगान मूवी में आपको याद होगा, जब आमिर खान जो थे वो अपनी टीम बनाते हैं, तो उनके 10 प्लेयर तो हो जाते हैं क्रिकेट की टीम, जब वो चुनौती देते हैं अंग्रेजों को कि तुम्हें तुम्हारे खेल में हम आगे दिखाएंगे, तो 10 प्लेयर तो बना लेते हैं।
अब उन्हें 11वां प्लेयर नहीं मिल रहा होता है, तो वो क्या करते हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं अपनी। आमिर खान बॉलिंग करा रहा होता है और आमिर खान लेकिन चिंता में भी होता है कि कैसे टीम कैसे बनेगी भाई, ठीक है। तो एक प्लेयर शॉट खेलता है, बॉल जाती है उसके पास, फिर वो क्या करता है वहाँ पर, तो जब बॉल जाती है उसके पास, एक व्यक्ति जो होता है झाड़ू लगा रहा होता है, उसका हाथ ऐसे होता है, थोड़ा सा उसके हाथ में प्रॉब्लम होता है, तो वो झाड़ू लगा रहा था, तो आमिर खान बोलता है बॉल फेंक, तो आमिर खान बोलता है कचरा बॉल फेंक, तो वो बॉल फेंकता है ऐसे करके ग्राउंड करके सिंगर को, तो बॉल पड़ने के बाद टर्न हो जाती है थोड़ी, तो आमिर खान चौंक जाता है, कहता है कैसे फेंकी तूने बॉल, तो कहता सीधा करके फेंक, तो कहता है अभी ने तो बोला फेंकने को। तो इस तरह वो उनका एक प्लेयर बन जाता है। जब वो उस प्लेयर को वो टीम में रखते हैं अपनी टीम बनाने के लिए 11वां मैन, तो टीम के जो साथी खिलाड़ी होते हैं वो उसका विरोध करते हैं, कहते हैं हम इसको टीम में नहीं रखेंगे। कहता क्यों नहीं रखेंगे, आमिर खान पूछता क्यों नहीं रखोगे टीम में भाई, सही तो कर रहा है वो, तो कहता है ये अछूत है, इसको नहीं रखेंगे, इसका छूना भी बेकार है। तो फिर वो आमिर खान फिर उन्हें समझाता है ऐसा कुछ नहीं होता वगैरह वगैरह, खूब उसमें रस्साकसी चलती है। तो ये एक प्रकरण आता है अछूत वाला, तो ध्यान रखना, आप भी देखना लगान का वो छोटा सा सीन बड़ा अच्छा है वो, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो वही यहाँ पर व्यवस्था चल रही थी, तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। और जो ये मैंने फैक्ट लिखे हैं, 5वीं शताब्दी में जो फाइयान आया था और चीनी तीरंदाजी सोएनसांग 7वीं शताब्दी में आया था, इसे आप मिला लेना एक बारी, ठीक है। तो हो सकता है ये फैक्ट इधर उधर हो रहा हूँ, क्योंकि फैक्ट कभी कभी माइंड से निकल जाता है, आप किताब में देख लेना। वैसे जहाँ तक है मेरी जितनी मेरी समझ है उस हिसाब से सही होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह ये हमने सारे देख लिए, टॉपिक देख लेते हैं एक बार फटाफट, 2 मिनट में ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। बंधुत्व जाति वर्ग हमने देखा, 1000 ईसा पूर्व में स्त्रियों के लिए गोत्र व्यवस्था इस समय आ गई है, और गोत्र के नियम क्या थे ये मैंने आपको बताया, ठीक है। पिता के स्थान पर पति का गोत्र, एक ही गोत्र विवाह नहीं कर सकते। कुल शब्द जो था तो ये हमने देखा एक ही गोत्र विवाह नहीं कर सकते आपस में, ये नियम थे, ब्राह्मणी नियम थे, जो उन्होंने आचार संहिता तैयार करी समाज के लिए, और समाज के हर व्यक्ति को उसे फॉलो करना होता था। लेकिन ऐसे भी राजा हुए सातवाहन वंश, उसके बारे में पढ़ेंगे, जो पश्चिम भारत में हुए, दक्कन के कुछ भागों पर हुए, लगभग 2वीं शताब्दी से ईसा पूर्व से 2वीं शताब्दी तक, और अभिलेखों से इनकी जानकारी मिलती है। इन्होंने कुछ ब्राह्मणी नियम थे जो नहीं माने, जैसे ये बहुपत्नी प्रथा में विश्वास करते थे, और ये अंतर्विवाह पद्धति को इन्होंने अपनाया, एक ही उसमें शादी कर लेते थे। और रानियों ने इनकी क्या करा, पिता के गोत्र के स्थान पर पति के गोत्र के स्थान को ज़्यादा तरजीह दी, ठीक है, तो ध्यान रखना इस बारे में। और जैसे इनके गोत्र हुआ करते थे, जैसे इनकी रानियों के गौतम, वशिष्ठ, इन्होंने इन्हीं गोत्र को आगे रखा, विवाह के बाद बदला नहीं कुछ भी इन्होंने, तो ये इनकी एक खासियत थी। बहिर्विवाह पद्धति को इन्होंने नहीं माना, जो ब्राह्मणी नियम थे उनको नहीं माना। और सातवाहन राजाओं के नाम क्या थे, राजा था गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, ठीक है, ये महान राजा था, इसके बारे में पढ़ लेना। इसका नाम बड़ा विशेषकर है गौतमी, गौतमी नाम इसने आगे लगाकर अपनी माँ को सम्मान किया। जैसे आप जानते हैं जो नाम होते थे वो पिता के नाम पर चलते थे, सबसे ज़्यादा राजा वगैरह पिता के नाम पर चलाते थे नाम अपना, तो उसी पर, लेकिन इसने क्या करा, अपनी माँ का नाम आगे लगाया। तो ये मैंने आपको बताया। और उसके बाद हमने देखा कि जाति की अवधारणा कैसे जन्मी समाज में, और जाति वर्ण से कैसे अलग होती है। वर्ण और जाति में फर्क क्या होता है, मैंने बताया जाति जन्म पर आधारित होती है, वर्ण भी होता है। वर्ण 4 थे, जाति असंख्य थी। और नए समुदाय का सामना हुआ है स्वर्णकार, इन्हें भी जातियों में रख दिया गया, क्योंकि 4 वर्णों में समाहित नहीं किया गया। और जातियाँ एक ही जीविका से जुड़ी होती थी, तो उन्हें श्रेणी में संगठित कर देते थे। श्रेणी माने एक ही कैटेगरी में रख दिया, अगर स्वर्णकार की एक जाति के लोग हैं सारे स्वर्णकार के, तो उन्हें स्वर्णकार की श्रेणी में रख दिया। और प्राचीन भारत में अछूतों की स्थिति क्या थी, अछूत का माने अस्पृश्य से लगाया गया, और उसके बारे में क्या क्या बोला गया, पवित्र कर्म नहीं कर सकता, दूषित कार्य अंत्येष्टि करना, मृत पशुओं को उठाना, चांडालों के कार्य कर दिए। और चांडाल भी अस्पृश्य ही है, याद रखना, ठीक है। अब मनुस्मृति में क्या लिखा है, नगर से बाहर रहना होता था चंडालों को, फेंके हुए बर्तन का प्रयोग करो, मरे हुए लोगों के वस्त्र पहनो और लोहे के आभूषण पहनो, ठीक है। और बौद्ध भिक्षु आए थे 2, जैसे मैंने बताया, सबसे पहले फाहियान आया था 5वीं शताब्दी में, और इसने क्या कहा, इसने कहा कि जो समाज में अछूतों को क्या करना पड़ता था, करताल बजाने पड़ते थे, ताकि लोग को जानकारी मिल जाए कि हम आ रहे हैं, हमसे दूर हो जाओ, क्योंकि इनका माना जाता था कि इनको देखना भी बेकार है वगैरह वगैरह। और चीनी तीर्थयात्री आया फिर सोएनसांग, तो याद रखना, ठीक है। सोएनसांग कहाँ आया था, ये 7वीं सदी में आया था, शायद ये दिख नहीं रहा होगा आपको नीचे, मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। सोएनसांग आया था, सोएनसांग आया था 7वीं सदी में, 7वीं शताब्दी में आया था, ध्यान रखना, ठीक है, 7वीं शताब्दी में, ये यहाँ पे दिख रहा होगा, 7वीं शताब्दी में आया था कौन, सोएनसांग। और इसने क्या कहा, बधिक और सफाई करने वालों को नगर से बाहर रहना पड़ता था। और सोएनसांग जब आया था तो उत्तर भारत में कन्नौज के राजा हर्षवर्धन का शासन काल था। और ये सारे जो तीर्थयात्री आ रहे हैं, जो ये बौद्ध भिक्षु आ रहे हैं, ये सब नालंदा विश्वविद्यालय में आ रहे हैं पढ़ाई के लिए और बौद्ध ग्रंथों को इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि भारत जो है बौद्ध धर्म का क्या है, एपिसेंटर था। तो ध्यान रखना इस बारे में, ठीक है। तो ये हो गया पूरा आपका टॉपिक, ये पार्ट 2 था। ये मैंने जितना कोशिश की आपको समझाने की, मैं समझा पाया कि नहीं है वो तो आप बताएंगे मुझे, ठीक है। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, ठीक है। लाइक करना, डिसलाइक करना, पसंद आए तो, ठीक है, और शेयर कर लेना इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, और कमेंट करके बताना, अपनी फीडबैक देना, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कैसी भी हो, कि कैसा लगा आपको और क्या क्या आप चेंजेस चाहते हैं, ठीक है। ये सब बताना, मैं कोशिश करूँगा उस पर काम करने की, ठीक है। और हमारा पेज है उपवन एजुकेशन का फेसबुक पे, उसे लाइक कर लेना, उस पर कंटेंट हम डालते रहते हैं, ठीक है। तो याद रखना, और
जो भी ये कंटेंट ऐसे लिख लेना अच्छे से कॉपी में, और अच्छे से पढ़ना, किताब को जरूर पढ़ा करो, ठीक है। मैं पढ़ाऊँ चाहे कोई भी पढ़ाए, किताब अच्छे से पढ़ा करो, पढ़ोगे तो ही समझ में आएगा। सेल्फ स्टडी जरूरी है साथ साथ, ठीक है। तो याद रखना इसके लिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर। थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। मैं हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना।